नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है किन्नर। गीता समाज भवन का हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गद्दों पर बिछी हुई सफ़ेद चादरें, अगरबत्ती की मीठी मीठी खुशबू, राम प्रसाद जी की तस्वीर के सामने फूलों का ढेर, तस्वीर पर चंदन की मालाएं, धीमे स्वर में गूंजता ओम शांति का संगीत। हजारों की संख्या में निर्विकार भाव से बैठे लोग पर पिन ड्रॉप साइलेंट जैसे सबके सब मूर्तिवत हो गए थे। यूं तो किसी भी शोक सभा का लगभग ऐसा ही मजमा होता है, पर चूंकि ये डॉक्टर ईशा, जो इस कस्बे की जानी मानी डॉक्टर थी, उसके पापा की शोक सभा थी, तो इस शोक सभा के कस्बे के सभी संप्रपात, धनाढ्य और बौद्धिक कहे जाने वाले लोग के साथ साथ मध्यम और निम्न वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद ही इस कस्बे का कोई ऐसा घर होगा जहां से कोई आया ना हो। यहाँ बैठा लगभग हर व्यक्ति कहीं न कहीं काया की नश्वरता, संसार की क्षणभंगुरता, इस जगत की झूठी मोह माया के बारे में सोच रहा था। वैसे शमशान और शोक सभा दो ही ऐसी जगह है जहाँ बुरे से बुरा आदमी को भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पर इनसे बेखबर डॉक्टर ईशा अपने ही उधेड़पुन में डूबी हुई थी। तभी घड़ी ने 10 बजने की सूचना दी। शोक सभा 9 से 10 बजे तक की थी। कई लोगों ने राम प्रसाद जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। अब डॉक्टर मोहित उठे और उन्होंने राम प्रसाद जी के प्रति अपने भाव व्यक्त किए तथा आगंतुकों से 2 मिनट मौन की प्रार्थना की। मौन समाप्त होने पर डॉक्टर ईशा उठी और सीधे माइक पर आ गई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मरण, सुख दुख, आशा और निराशा, ये तो जीवन के अभिन्न अंग है। जो आया है उसे एक दिन जाना है। जीवन के रंगमंच पर किसने अपनी पारी कितने शानदार तरीके से खेली, यह महत्वपूर्ण है। अर्थी के उठने से पहले जीवन को अर्थ देना ही कामयाब जीवन की निशानी है। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके संस्कार मेरे पास सुरक्षित है। मुझे गर्व है अपने पापा पर, उनके हौसलों पर, उनकी सहन शक्ति पर। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं एक किन्नर की बेटी हूँ। कहते कहते डॉक्टर ईशा की आंखें छलछला आई। आगे की आवाज़ गले में ही रुंध गई। लोग धीरे धीरे खुसर पुसर करते हुए उठने लगे। डॉक्टर ईशा हाथ जोड़कर सबको विदा करती रही और उसकी आंखें निरंतर बरसती रही। लगभग 10 मिनट बाद हॉल पूरी तरह खाली हो गया। रह गए सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ, मोहित और 2-4 बेहद करीबी लोग। डॉक्टर मोहित ने हॉस्पिटल के स्टाफ को जरूरी हिदायतें देकर विदा किया। नज़दीकी लोगों को विदा करने के बाद अब सिर्फ डॉक्टर मोहित और ईशा ही शेष थे। चलो ईशा, डॉक्टर मोहित ने ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ईशा कुछ नहीं बोली, चुपचाप डॉक्टर मोहित के साथ गाड़ी में बैठ गई। डॉक्टर मोहित ईशा की मनस्थिति को समझ रहे थे और ईशा तो मानो दूसरी ही दुनिया में चली गई थी। निष्प्राण बेजान सी उसकी काया कुम्हलाए फूलों की तरह हो गई थी। दोनों के बीच पूरे रास्ते मौन पसरा रहा। घर पहुंचते ही ईशा अपने कमरे में गई और पुक्का फाड़कर रोने लगी। स्मृतियों पर लगा बांध टूट गया था। डॉक्टर मोहित ने उसे कुछ देर यूं ही रोने दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि जख्म को ठीक करने के लिए मवाद का निकलना भी जरूरी है। जब रोते रोते ईशा की हिचकियां बंद हो गई, तब वे उठे और पानी ले आए। पानी पीकर ईशा शांत भाव से बैठी रही। यादव से कहकर मोहित ने चाय बनवा ली। एक प्याला आरती को थमाकर खुद भी पीने लगे। चाय पीते पीते मोहित को लगा ईशा की आंखें रोते रोते सूज चुकी हैं। यूं तो सभी के लिए पिता का साया अनमोल होता है, पर ईशा की तो माँ भी बचपन में ही चल बसी थी। उसे पिता राम प्रसाद ने ही बड़ा किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर बनाया। किसी छोटी सी नाबालग लड़की को माँ के बिना पालना, स्वयं का सुख त्याग कर, शादी ना कर कर, बिना किसी मजबूत आर्थिक स्तर के अपनी बेटी को उन्होंने जो कुछ किया, वो तो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। मोहित ने देखा ईशा चाय खत्म करके तकिया लेकर लेट गई थी। उसने धीरे से ईशा का हाथ दबाया और उठते हुए बोला, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम आराम करो। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लेटे लेटे गर्दन हिला दी।
मोहित ने जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। अब ईशा अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, पर यादों का एक ऐसा जखीरा आसपास सुलग रहा था कि वो बस पिघलती ही जा रही थी। वो बस 7 बरस की रही होगी जब उसकी माँ को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बहुत बाद में उसे पता चला उसे कैंसर हुआ था। हमेशा गुलजार रहने वाला घर अब सूखा पौधा बनकर रह गया था। डॉक्टर, दवाइयाँ, घर पर नौकरानी का इंतजाम, हाल चाल पूछने के लिए आने वाले मेहमान, ईशा की देखभाल, पढ़ाई, पापा ने दिन रात एक कर दिया था। पर 3 साल चलने वाला यह सिलसिला माँ की मौत पर ही खत्म हो पाया। माँ की बीमारी के दौरान ही पापा को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। हालांकि ये सब बातें ईशा बहुत बाद में जान पाई। पत्नी के जाने के पश्चात बच्ची की बहुत बड़ी जिम्मेदारी राम प्रसाद पर आ पड़ी थी। हालांकि नानी ने कहा कि बच्ची को उसके पास भेज दिया जाए और राम प्रसाद दूसरी शादी कर ले। अभी तो उसकी उम्र ही क्या हुई है, सिर्फ 40 साल। पर राम प्रसाद को यह मंजूर नहीं था। बिन माँ की बच्ची का पिता अभी जिंदा है अम्मा, आप फिक्र मत करो, मैं पाल लूँगा, कहते कहते रो पड़ता था। वो 10 साल की ईशा नासमझ होते हुए भी इतना तो जानती ही थी कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। पत्नी के 13वीं के बाद नाते रिश्तेदारों ने अपनी राह पकड़ ली। अब रह गए थे माँ की यादों। रोते रोते ईशा बिलखती और अपने जज्बातों को छुपाकर मुस्कुराता राम प्रसाद। ईशा तब 4th कक्षा में पढ़ती थी। राम प्रसाद ने दिन भर के लिए एक आया का इंतजाम किया। हालांकि आजकल उसका हाथ बहुत तंग था। नौकरी की जद्दोजहद में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। आज जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, तब उस 10वीं फेल को कौन नौकरी देता। पहले ही अच्छी खासी नौकरी पत्नी की बीमारी के समय घर पर ज़्यादा और नौकरी पर कम ध्यान देने के कारण चली गई थी। वहाँ भी कई बार मिन्नतें की, पर कोई बात नहीं बनी। घर का खर्च, आया की तनख्वाह, ईशा की पढ़ाई, इन्हीं चिंताओं की वजह से वे असमय ही बूढ़ा दिखने लगा था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर गया। डॉक्टर के अनुसार उसे शुगर भी हो गई थी। वो क्या करे, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वो थक गया था। कभी स्टेशन पर कूली का काम करता, कभी किसी सेठ के यहाँ बोरियां ढोने का काम, कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता। तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता। पर स्थायी इंतजाम कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पत्नी का एकमात्र सपना कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, कैसे पूरा होगा। सोचता तो उससे चक्कर आ जाते, आंखें बरस पड़ती। आखिर बड़े कठोर हृदय से उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने सपनों का घर, जिसे पाई पाई जोड़कर बनाया था, बेच दिया और पैसे बैंक में जमा करवा दिए ताकि उसके ब्याज से ईशा की पढ़ाई चलती रहे। तब वो कहाँ जानता था कि आजकल की महंगी पढ़ाई में ये पैसा तो गर्मी में किसी खजूर के पेड़ की छांव की तरह है। खैर, वो फ्लैट छोड़कर एक खाली नुमा मकान में आ गया, पर वहाँ आसपास के बेपरवाह गाली गलौज करने वाले बच्चों के साथ ईशा को रखना उसे गवारा नहीं हुआ। फलते छाती पर पत्थर रखकर उसने ईशा को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। भविष्य में उसका यह निर्णय सही साबित हुआ, पर ईशा को अच्छी तरह याद है कि वो हॉस्टल जाने से पहले कितना रोई थी। ईशा पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी। हॉस्टल से मिलने वाली उचित देखरेख में उसकी उन्नति का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने घर जाती, पर राम प्रसाद ईशा को कभी घर नहीं बुलाता। जब भी छुट्टियां होती तो वो खुद ईशा के पास चला जाता और दोनों बाप बेटी कहीं पेइंग गेस्ट बनकर एक अच्छा समय साथ साथ गुजारते। जब कभी ईशा गांव आने की जिद करती, राम प्रसाद कभी प्रेम से तो कभी डांटकर मना कर देते। जाने क्या था कि राम प्रसाद ने कभी बेटी को उस गांव में नहीं बुलाया। धीरे धीरे ईशा को आदत हो गई। छुट्टियां मतलब पापा का साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, पर घर हरगिज नहीं। ईशा ज्यों ज्यों बढ़ती होती गई, उसकी व्यवस्थाएं भी बढ़ती गई। हर साल मिलने वाले स्कॉलरशिप ने पढ़ाई पर विराम नहीं लगने दिया। लगन, मेहनत व पापा के आशीष से वो एक डॉक्टर ईशा और फिर एक सर्जन ईशा के रूप में बाहर निकली। जाने क्यों अब उसे अपनी माँ, अपना गांव, अपना बचपन बहुत याद आने लगा था।
रामप्रसाद ने उसे शहर में ही प्रैक्टिस करने की सलाह दी, पर ईशा नहीं भूली थी कि उसने माँ को गांव के डॉक्टरों की कमी के कारण खोया था। वो गांव में ही एक अस्पताल खोलना चाहती थी ताकि गांव के लोगों को उसके डॉक्टर होने का फायदा मिल सके। छोटी सी ईशा को तो रामप्रसाद हर बार किसी न किसी बहाने से गांव आने से रोक लेता था, पर अब डॉक्टर ईशा को गांव न आने देने का कोई मुनासिब तर्क वो नहीं ढूंढ पाया। ईशा ने डॉक्टर मोहित के साथ मिलकर गांव में एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। लगभग 6 महीने के अंतराल में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनकर तैयार था। शुभारंभ के दिन सुबह से तमाम व्यवस्थाओं, शुभकामनाओं और आशीषों का भार उठाते उठाते शाम तक ईशा निडाल हो चुकी थी। शाम को लगभग 7 बजे होंगे कि एक दुबला पतला युवक वॉचमैन की नौकरी के लिए आया। ईशा थक कर चूर थी। उसने वह युवक को कल आने के लिए कहा कि वो चिल्लाने लगा, मैडम क्या समझती हो अपने आप को? मैं सुबह भी आकर गया हूँ। डॉक्टर बनने का मतलब ये ना कि आप किसी गरीब की इज्जत से खेलोगी। अरे हमारा भी स्वाभिमान आहत होता है आपकी इन्हीं हरकतों से। सुबह आओ, शाम को आओ, हम आपके गुलाम ना हैं। और आपको खुद को अपने बारे में कुछ पता नहीं। किन्नर की बेटी गई, कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और थूक दिया डॉक्टर ईशा के सामने। डॉक्टर ईशा तिलमिला उठी। क्या कहा? किन्नर की बेटी? पीकर आए हो क्या? होश में तो हो। किन्नर होगा तुम्हारा बाप। हमेशा शांत रहने वाली ईशा उठी और युवक की कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया। वो नौजवान गिरते गिरते बचा। ईशा का मन कर रहा था कि 2-3 तमाचे लगा दे उसके मुंह पर। देखा तभी रामप्रसाद आ गया था, जिसे देखते ही युवक हंसा और बोला, मुझे धक्का मारने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी मैडम। पूछ अपने बाप से। तुम्हारा बाप रोज घर से निकलने के बाद स्टेशन पर जाकर किन्नर बनता है, ट्रेनों में घूमता है, मुसाफिरों के सामने तालियां ठोकता है, आशीषों की पोटली खोलता है और पैसे के लिए हाथ फैलाता है। झूठा कहीं का। किन्नर बनकर भावनाओं का खेल बरसों से खेल रहा है तेरा बाप। सुबह से सांझ तक यही धंधा करता है, भीख मांगने का धंधा। जिन पैसों से तुमने पढ़ाई की, रोटी खाई, कपड़े पहने, वो सब भीख थी, भीख। थू, धिक्कार है भिखमंगे किन्नर की औलाद। और इतना गुमान। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। ईशा को लगा वो गश खाकर गिर पड़ेगी। रामप्रसाद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जिस सच्चाई से जिंदगी भर भागता रहा, ईशा को हमेशा दूर रखा, वो आज इस रूप में सामने आएगी उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर मोहित को भी लगा धरती आसमान दोनों घूम रहे हैं। एक कभी न खत्म होने वाला ऐसा भूकंप सामने था जो सब कुछ तबाह कर देगा। पर स्वयं को संयत रखते हुए उसने उस नौजवान को बाहर का रास्ता दिखाया। बाहर निकलते हुए भी वो लगातार बोल रहा था, ये बेरोजगारी बड़ी काया चीज होती है मैडम जी। भूखे अच्छे भले आदमी को किन्नर बना देती है। डॉक्टर ईशा और रामप्रसाद दोनों उस रात सो नहीं पाए। डॉक्टर ईशा बचपन से अब तक की यात्रा करती रही, कैसे पापा उसे गांव आने से रोकते रहे, कैसे अपनी नौकरी काम के बारे में बात करने से कतराते रहे। कभी वो पूछती तो हंसकर टाल जाते, कहते तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो बेटा, जमीन आसमान एक कर दूंगा अपनी बिटिया के लिए। ईशा चुप हो जाती और धीरे धीरे तो ईशा ने पूछना ही छोड़ दिया था। क्या वो सचमुच भीख के पैसों से बड़ी हुई है? क्या वे सच में किन्नर है? फिर किसकी बेटी है वो? क्या वे पैसों के लिए नौटंकी करते रहे? माँ की बीमारी के समय पापा की नौकरी छूट गई थी। क्या मजबूरी, पेट की आग, ईशा की पढ़ाई, घर की तंगी ने उन्हें किन्नर बना दिया? प्रश्नों के भंवर में उलझती ईशा उस रात बहुत रोई, अपनी किस्मत को कोसा। पर जब पापा के बारे में सोचा तो उसे उनका कोई कसर नजर नहीं आया। जो कुछ होना था हो गया। अब पापा को किन्नर नहीं बनने देगी, बल्कि ऐसा हुनर देगी कि दुनिया नाच करेगी। इस संकल्प से ईशा का मन शांत हो गया। सुबह होते होते वो बहुत कुछ तय कर चुकी थी।
उधर राम प्रसाद रात भर आत्महत्या के उपाय के बारे में सोचता रहा, पर उसे लगा उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि आत्महत्या कर सके। उसने दूसरा रास्ता निकाला कि वो संन्यास लेकर ईशा से दूर, बहुत दूर हिमालय की गुफाओं में चला जाएगा। अपना मनुष्य साया फिर कभी अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने देगा। संन्यास के नाम पर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने देखा है, चोर, उचक्का, लुच्चा लफंगा कोई भी यदि संन्यास ले ले तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो संसद में जनता के मसीहा बनकर पहुँच जाते हैं। कुछ मंदिर मस्जिद में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आदमी चोला बदलते ही शैतान से भगवान की श्रेणी में आ जाता है। सारी दुनिया सन्यासी के सामने झुक जाती है, फिर चाहे वो सन्यासी साधारण आदमी हो, गया गुजरा क्यों ना हो। वैसे भी उसने कोई खून नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, कोई बेईमानी भी नहीं की। बस किन्नर बनकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचा है, अपनी डूबती नैया को पार लगाया है। राम प्रसाद रात भर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के पन्ने पलटता रहा। रह रहकर उससे पत्नी के साथ बिताए दिन याद आते रहे। सुखी गृहस्थी, समझदार पत्नी, अच्छी नौकरी और फूल सी बेटी ईशा। किसी को इससे ज्यादा क्या चाहिए जीने के लिए। पर हाय रे किस्मत, पत्नी की बीमारी, असमय मौत और नौकरी से निकाले जाने के बाद ईशा ही थी जिसकी वजह से वो जिंदा रहा। पर उसकी परवरिश बहुत बड़ी चुनौती थी। हाथ में फूटी कोड़ी नहीं और बेटी को डॉक्टर बनाने की तमन्ना। उसे सब कुछ गुड़ गोबर हुआ जान पड़ता था। रोजमर्रा का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। तभी एक दोस्त ने उससे किन्नर बनकर ट्रेनों में घूमकर पैसा कमाने की सलाह दी। वो स्वयं भी यही काम कर रहा था। उसे बहुत अजीब लगा, पर मजबूरी जो न कराए काम। इस नाटक को उसने नौकरी न मिलने तक करने का मन बनाया, पर जब लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली तो भी फिर यह नाटक आजीविका का साधन बन गया, पता ही नहीं चला। जब भी इस नाटक को छोड़ने की बात सोचता, ईशा को डॉक्टर बनाने का सपना उसका रास्ता रोक देता। कमाई भी अच्छी हो रही थी, तो धीरे धीरे कमाई का यह जरिया उसे रास आने लगा। उसने सोचा था ईशा को इस बारे में कभी नहीं बताएगा, पर भविष्य के गर्भ में क्या छुपे हैं इससे तो सृजनहार ही जाने। अब ईशा से दूर चला जाएगा, अपने कर्मों की परछाई उस पर नहीं पड़ने देगा। वो संन्यास ले लेगा, हाँ वो संन्यास ले लेगा। सोचते हुए दरवाजे की सांकल खोली तो देखा ईशा सामने ही खड़ी थी। हे भगवान, जिससे भागना चाहता था वही सामने। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो। मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरा मकसद गलत नहीं था। कहते कहते ईशा के कदमों में बैठकर रो पड़ा था राम प्रसाद। ईशा की आंखों में भी गंगा जमुना बह निकली। दोनों ही पर्वत सी पीर आज पिघलकर समंदर बन रही थी। हिचकियों के बीच ईशा ने कहा, पापा, आपको शर्मिंदा होने की कतई आवश्यकता नहीं। आपने जो कुछ भी किया जरूरत और मजबूरी के कारण किया, मेरे लिए किया, पर आप जो भी करेंगे वो एक मकसद के खातिर करेंगे। राम प्रसाद ने ईशा को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। पापा, आपने अब तक किन्नर बनकर अपनी रोटी, कपड़े और मेरी पढ़ाई का मकसद पूरा किया। अब आपको उनके लिए काम करना है जो सचमुच किन्नर है। आप उन्हें पढ़ाए लिखाए, जीवन के प्रति मोटिवेट करें और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाए। आज से आप इस मकसद के खातिर अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे। मैं भी यथासंभव आपकी मदद करूंगी। और मैं भी पीछे से। डॉक्टर मोहित की आवाज़ आई। राम प्रसाद को तो जीवन दान के साथ साथ एक मकसद भी मिल गया। कहाँ तो वो संन्यास और आत्महत्या जैसी बातें सोच रहा था, और कहाँ ईशा। उसने तो काया पलट ही कर दिया उसकी सोच का। अब तक जिस किन्नर के किरदार को वो चोरी छिपे निभाता था, समाज के सामने जाने से डरता था, किसी अपने का सामना होने पर कतराता था, अब वो अपनी कहानी बड़े चाव से सबको सुनाता, जिंदगी का फलसफा बयां करता। उसने गांव के किन्नरों को पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी मुश्किलें आईं, पर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। जिनको पढ़ाई रास नहीं आई, उन्हें लजीज खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। राम प्रसाद के सिखाए कुछ व्यक्ति आसपास रेस्टोरेंट में काम करके इज्जत की जिंदगी जीने लगे थे।
कुछ गांव के स्कूलों में सेवा दे रहे थे। रामप्रसाद अब संतुष्टि भाव से जीवन बिता रहा था। बेटी ईशा दामाद मोहित के साथ पिछले 15-16 से इसी काम में लगा हुआ था। थर्ड जेंडर को पहचान दिलाकर एक सम्मान की जिंदगी देना और समाज की दया पर आश्रित इस कौम को समाज का हिस्सा बनाना काम आसान नहीं, पर पूरी निष्ठा से कर रहा था रामप्रसाद। बस 3 दिन पहले रात को सोया तो ऐसा सोया कि फिर उठा ही नहीं। डॉक्टर ईशा को नाज है अपने पापा पर। उसे विश्वास है, सही तालीम, विश्वास और अपनापन दिया जो समाज कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं करेगा। एक किन्नर भी प्रकृति को झुकाकर समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। ईशा उठी, अपनी आंखें पोंछी और पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर आंख बंद करके संकल्प किया कि वो अपना सब कुछ समय समाज के इस उपेक्षित वर्ग के लिए लाएगी। उसने जब आंखें खोली तो ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में सूरज उग आया हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।